नमस्कार एवरीवन, मैं हूं अंजू और आप देख रहे हैं ग्रो अप। तो आज के इस लेक्चर में हम कवर करेंगे यूनिट भाषा अधिगम की प्रकृति और पाठ योजना। और ये सारे टॉपिक्स यहाँ पर हम कवर करेंगे और ये है हमारी पेडागोजी ऑफ टीचिंग हिंदी की यूनिट। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि जो माध्यमिक स्तर पर हम बच्चों को हिंदी का शिक्षण देते हैं तो उसके क्या क्या लक्ष्य होते हैं और क्या क्या उसका उद्देश्य होता है। तो सबसे पहले लक्ष्य की हम बात करेंगे। तो सबसे पहले लक्ष्य हमारा क्या है कि बच्चों के अंदर भाषा कौशल का विकास होता है। तो हिंदी भाषा में छात्रों को सुनने, बोलने, पढ़ने और लिखने के कौशल को प्रशिक्षित करना, राइट। कि अगर हम उन्हें हिंदी पढ़ाएंगे तो उनके अंदर हिंदी को बोलने का, हिंदी को पढ़ने का, हिंदी को लिखने का जो कौशल है वो उनको आ जाएगा। फिर साहित्यिक ज्ञान का विकास होता है। तो हिंदी साहित्य के प्रमुख काव्य, उपन्यास, कहानी, नाटक और गद्य का जब अध्ययन करते हैं वो, तो उनके अंदर साहित्यिक ज्ञान का विकास होता है। फिर साहित्यिक राष्ट्रीयता का प्रवर्धन बच्चों में होता है। तो छात्रों को राष्ट्रीय और सांस्कृतिक भावनाओं के प्रति जो है आदर्श भाव उनके अंदर विकसित होते हैं, वो सांस्कृतिक भावनाओं को समझ पाते हैं। फिर भारतीय संस्कृति के प्रति समर्पण का जो है भाव बच्चों के अंदर आता है। तो छात्रों को भारतीय संस्कृति, परंपराएं और इतिहास के प्रति उत्साहित करते हैं हम। भाषा और साहित्य के माध्यम से जो है उनके अंदर विचारों का भी विकास होता है। तो छात्रों को रचनात्मक और विचारात्मक कौशल को विकसित करने के लिए, हिंदी का प्रयोग करने के लिए हम वहाँ पर प्रेरित करते हैं। जो संवाद के कौशल हैं उनका प्रशिक्षण उनको मिलता है। तो छात्रों को सहयोग, सहभागिता और समाधान के कौशल को विकसित करने के लिए संवाद के माध्यम से हिंदी में यहाँ पर संचार जो है करना आ जाता है। ठीक है। फिर अगर उद्देश्य की बात करें तो क्या है, बच्चों में पाठ्यक्रम की समझ आ जाती है। तो छात्रों को हिंदी के पाठ्यक्रम को समझने और प्रभावी रूप से अध्ययन करने के लिए उन्हें हम योग्य बनाते हैं। उनके जो विचार है वो विकसित हो जाते हैं। तो उन्हें विभिन्न विषयों पर विचार करने और अपने विचारों को सार्थकता से व्यक्त करने की क्षमता प्राप्त हो जाती है, राइट। कि अगर वो भाषा को अच्छे से यूज़ कर रहे हैं तो उन्हें पता है कि अपने विचारों को कैसे व्यक्त करना है। फिर साहित्यिक प्रेरणा उन्हें मिलती है। तो छात्रों को साहित्यिक रचनात्मकता और साहित्य के प्रति प्रेरित करने की प्रेरणा यहाँ पर जो है हिंदी प्रदान करती है। उनके व्यक्तित्व का विकास होता है। उन्हें स्वयं के साथ और अन्यों के साथ संबंधों की समझ और सही संवाद और संचार कौशल विकसित करने में जो है मदद मिलती है। फिर प्रकृति में जो आत्म स्वीकृति है वो बच्चों में आती है। तो छात्रों को हिंदी में लेखन करने और विभिन्न कार्यों में सक्षमता प्राप्त करने के माध्यम से प्रकृति में आत्म स्वीकृति उन्हें प्राप्त होती है। प्रासंगिकता और संबंधित ज्ञान उन्हें प्राप्त होता है। तो उन्हें हिंदी भाषा और साहित्य के माध्यम से उनके प्रासंगिक और संबंधित विषयों में ज्ञान प्राप्त करने की जो है प्रेरणा मिलती है। उनमें विश्वास और स्वाधीनता की भावना जो है आती है। तो छात्रों में हिंदी में सक्षम होने का विश्वास दिलाना और उन्हें स्वतंत्र रूप से विचार जो है अपने विचारों को प्रकट कर सके, ऐसी क्षमता जो है उनके अंदर डेवलप हो सके। तो ये सारे हमारे उद्देश्य हैं। ठीक है। देन हमारा नेक्स्ट है इकाई नियोजन का प्रत्यय, इसका महत्व और निर्माण विधि, राइट। इकाई नियोजन की यूनिट प्लान हम इसे बोल सकते हैं कि आपको कोई पाठ अगर बच्चों को पढ़ाना है तो उसको कैसे प्लान करोगे, कैसे उसका नियोजन करोगे आप, राइट। तो इकाई नियोजन एक शिक्षा प्रणाली है जो शिक्षकों को पाठ्यक्रम को एक संरचित और सुसंगत ढंग से प्रस्तुत करने के लिए सहायक होती है। इस प्रत्यय के अनुसार पाठ्यक्रम को विभिन्न इकाइयों में विभाजित किया जाता है जो छात्रों को विभिन्न विषयों को समझने और सीखने में मदद करती है। इसका मुख्य उद्देश्य छात्रों को अध्ययनार्थिक और शैक्षिक अनुभवों को बेहतर बनाना है, राइट। कि एक तो मुझे पता ही नहीं था बच्चों को कैसे पढ़ाना है, एक अगर मैं उसका इकाई नियोजन करती हूँ तो मैं एक सुसंगत तरीके से बोलूँगी कि भाई पाठ में पहले मैं ये पढ़ाऊँगी, फिर बच्चों को ये यहाँ पर व्याकरण यूज़ हो रही है इसका बता दूँगी, ठीक है। फिर अगला मेरे को कैसे पढ़ाना है, तो वो हम पहले ही प्लान कर लेते ताकि उसके पाठ पढ़ाने के बीच में हमें ना सोचना पड़े कि इसको किस तरीके से हम बच्चों को जो है पढ़ाएंगे, राइट। तो इकाई नियोजन का प्रत्यय विभिन्न प्रयोगों में उपयोग किया जा सकता है, जैसे कि सामान्य विषयों के पाठ्यक्रम, शिक्षा और पाठ्यक्रम या अन्य शैक्षिक प्रयोजनों के लिए। इसके अलावा इकाई नियोजन को छात्रों के अध्ययनार्थियों के लक्ष्यों, आवश्यकताओं और सीमाओं के आधार पर भी जो है तैयार किया जा सकता है। इकाई नियोजन का जो प्रत्यय है वो शिक्षकों को पाठ्यक्रम को व्यावसायिक रूप से तैयार करने में मदद करता है, जिससे वे अपने छात्रों को अधिक सक्रिय और सहयोगी बना सकें। इसके माध्यम से शिक्षक समग्र पाठ्यक्रम को समझने, संपन्न करने और आकार देने में सहायक होते हैं, जिससे उनके छात्रों को स्वाभाविक और प्रभावी रूप से जो है शिक्षण प्रदान किया जा सकता है, राइट। कि मैं एक रूपरेखा अपनी बना लेती हूँ कि मुझे सबसे पहले कौन सा टॉपिक बच्चों को कराना है, उसके बाद कौन सा कराना है, उसके बाद मुझे कैसे बच्चों को समझाना है। तो इकाई नियोजन के प्रत्यय के अंतर्गत शिक्षण विषय के अनुसार विभिन्न अध्ययन क्षेत्रों को अध्ययन करने के लिए छात्रों को प्रोत्साहित करता है और विभिन्न शैक्षिक गतिविधियों को संरचित करने के लिए उन्हें योजना बनाने में मदद करता है। और इस प्रत्यय के अनुसार शिक्षक और छात्रों के शैक्षिक अध्ययन को स्थायी
उत्तेजक और संगठित बनाने में संवेदनशील होते हैं, राइट। कि एक तो मैं आपको ऐसे पढ़ा रही हूँ बिना किसी प्लानिंग के, एक मैं अपना पूरा मटेरियल प्रिपेयर करके लाई, मुझे पता है कि भाई पहले कौन सा टॉपिक आपको कराना है, दूसरा कौन सा टॉपिक आपको कराना है, राइट। तो यही तो होता है इकाई नियोजन। तो उस तरीके से क्या है, बच्चे ज़्यादा समझ पाते हैं। वो बच्चों को एक्साइटमेंट यहाँ पर होती है चीज़ों को समझने की कि मुझे आगे क्या समझना है। उनको सबसे पहले क्लियर होता है कि भाई आप अगर ये पाठ पढ़ रहे हैं तो इससे आपको क्या जो है सीखने को मिलेगा। ठीक है। इसका महत्व क्या है कि संरचित अध्ययन हो जाता है। तो इकाई नियोजन के माध्यम से शिक्षक विषय को संरचित रूप में प्रस्तुत कर सकते हैं, जिससे छात्रों को समझने में आसानी होती है। संगठनात्मक कौशल विकसित होते हैं। तो इकाई नियोजन शिक्षकों को विभिन्न विषय के विभिन्न खंडों में विभाजित करने के, विभिन्न गतिविधियों को संगठित करने की क्षमता प्रदान करता है, कि जब हम एक ही टॉपिक को डिवाइड छोटा छोटा करके बच्चों को समझाते हैं और फिर उसको संगठित करते हैं ताकि एक बड़ा टॉपिक भी जो है बच्चों को समझ में आए। विद्यार्थियों का जो ध्यान है वो यहाँ पर जो है उस पाठ के प्रति आकर्षित होता है। तो इकाई नियोजन के माध्यम से शिक्षक छात्रों के ध्यान को अपनी ओर आकर्षित कर सकते हैं, राइट। कि उसको बच्चे को जो है वहाँ पर इंटरेस्ट आए कि हाँ मुझे ये चीज़ पढ़नी है, क्योंकि विषय को स्पष्टता से यहाँ पर प्रस्तुत किया जाता है। विद्यार्थियों का विकास यहाँ पर होता है। तो इकाई नियोजन के माध्यम से छात्रों को स्वतंत्र और सक्रिय अध्ययन और संशोधन का अवसर मिलता है, जिससे जो उनका शैक्षिक विकास यहाँ पर होता है। विषय का अध्ययन वो अच्छे तरीके से कर पाते हैं। इकाई नियोजन विषय को एक संगठित और लॉजिकल तरीके से जो है प्रस्तुत करता है, जिससे छात्रों को अधिक समझने में यहाँ पर सहायता मिलती है। ठीक है। अगर ठीक है, ये हमने देखा कि भाई इकाई नियोजन का महत्व क्या होता था। अब इसकी निर्माण विधि की, कोई अगर आपको पाठ हिंदी का बच्चों को पढ़ाना है तो उसको निर्माण जो इकाई नियोजन आप कैसे करोगे। तो सबसे पहले आपको विषय का चयन करना है। तो पहले शिक्षक को उस विषय का चयन करना है जिस पर उन्हें इकाई नियोजन तैयार करना है, राइट। कि आप कौन से टॉपिक पर अपना इकाई नियोजन तैयार करने वाले हो, यूनिट प्लानिंग, राइट। देन लक्ष्य और उद्देश्य निर्धारित करना है, राइट। कि आपका लक्ष्य क्या है और इसका उद्देश्य क्या है, कि जो आप बच्चों को पढ़ा रहे हो तो इससे बच्चों को क्या शिक्षा मिलेगी, कौन सा कौशल उनके अंदर जो है निर्मित होगा। तो शिक्षकों को अपने छात्रों के लिए उद्देश्य और लक्ष्य निर्धारित करना होते हैं, जिसका कि वो अध्ययन कराएंगे। फिर उस विषय का विश्लेषण करना होता है। इसके बाद शिक्षक को विषय के जो विभिन्न पहलू है उनका विश्लेषण करना होता है, जैसे कि पाठ योजना, क्या क्या गतिविधियां हम करा सकते हैं, उस पाठ में जो है बच्चों का मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, ठीक है। या कोई अगर संसाधन हमें चाहिए है तो उनका उपयोग हम कैसे करेंगे और कौन कौन से संसाधनों का हमें यहाँ पर यूज़ करना है। फिर जो भी हमने सामग्री यहाँ पर संसाधन जो यूज़ करने हैं या कोई गतिविधि करानी है, उसमें कोई ऐसी सामग्री यूज़ होगी तो उसकी व्यवस्था करनी है। तो शिक्षक को उपयुक्त सामग्री का चयन करना होता है, जिसमें पाठ योजना, पाठ्यक्रम और संबंधित संसाधनों को शामिल किया जा सके। फिर गतिविधियों का निर्धारण यहाँ पर किया जाता है। तो अंत में शिक्षक को विभिन्न गतिविधियों का निर्धारण करना होता है जो छात्र को उनके लक्ष्यों को प्राप्त करने में मदद करता है, राइट। कि बच्चों से ऐसी कौन सी मैं गतिविधि करा सकती हूँ, ठीक है, कैसे उनसे प्रश्न पूछ सकती हूँ जिससे वो इस चीज़ को आसानी से सीख जाए, राइट। फिर नेक्स्ट है हमारा पाठ योजना का परिचय, उपयोग और महत्व, राइट। तो पाठ योजना क्या होती है। पाठ योजना शिक्षा के क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण और अनिवार्य प्रक्रिया है जो शिक्षकों को शिक्षण की प्रक्रिया के नियोजित और संरचित करने में सहायक होती है, राइट। कि वो जो अपनी शिक्षण की प्रक्रिया है उसको संरचित एक तरीके से कर सकते हैं। ये शिक्षकों को उनके पाठ्यक्रम को विवेचित रूप में योजित करने के लिए अनुदेश और संरचना प्रदान कर दी, राइट। कि आपको कैसे कैसे इसको जो है संयोजित करना है, जिससे छात्रों को विषय को समझने में सहायता मिलती है, राइट। कि अगर टीचर के पास फुल प्लान है यहाँ पर, ठीक है, कि कैसे मुझे इस चैप्टर को कराना है, तो उससे बच्चों को भी यहाँ पर समझने में आसानी होती है। तो पाठ योजना का महत्व क्या है कि जो शिक्षण की प्रभावशीलता है वो यहाँ पर बढ़ जाएगी, राइट। कि एक तो मैं बस सीधा बुक लेके आपके क्लास में आ रही हूँ और एक मुझे पता है कि भाई आज मैंने ये टॉपिक कराना है, कल ये टॉपिक कराना है। तो अगर पाठ योजना मैंने की है तो शिक्षण जो है मेरा वो प्रभावशाली होगा। तो पाठ योजना शिक्षकों को उनके पाठ्यक्रम को प्रभावी और संरचित रूप से प्रस्तुत करने में मदद करती है, जिससे छात्रों को विषय को समझने में यहाँ पर सहायता मिलती है। संरचित शिक्षण प्रक्रिया हमारी हो जाती है। तो पाठ्य योजना शिक्षण को अपने पाठ्यक्रम को शिक्षा की संरचित प्रक्रिया में सम्मिलित करने में मदद मिलती है, जिससे वे छात्रों को विषय के अध्ययन आसानी से करा सकते हैं। तो छात्रों की सक्रियता वहाँ पर रहती है, क्योंकि अगर टीचर ही अच्छे से पढ़ा रहे हैं तो बच्चे भी सक्रिय रहेंगे। तो एक अच्छी पाठ योजना
छात्रों की सक्रियता को बढ़ाती है और उन्हें शैक्षिक प्रक्रिया में सहजता को यहाँ पर समाहित करती है। फिर मूल्यांकन हम करते हैं जो पाठ्य योजना का, तो पाठ्य योजना को मूल्यांकन की प्रक्रिया को संरचित और संगठित रूप में प्रस्तुत करती है, जिससे शिक्षक जो है छात्रों की प्रगति को निर्धारित कर सकते हैं, राइट। कि जब हमने पूरा चैप्टर बच्चे को करा दिया उसके बाद हम मूल्यांकन कर रहे हैं तो हमें पता है कि भाई बच्चे को कौन सी चीज़ यहाँ पर समझ में आ गई, कौन सी चीज़ समझ में नहीं आई, उनको दोबारा करने की यहाँ पर आवश्यकता है। शिक्षण प्रक्रिया का अनुक्रमणीकरण हम यहाँ पर करते हैं, तो पाठ्य योजना शिक्षक को शिक्षण प्रक्रिया को व्यवस्थित रूप में प्रस्तुत करने में मदद करती है, राइट। कि हमारी जो शिक्षण की प्रक्रिया है हम इसको कैसे व्यवस्थित करेंगे जिससे बच्चों को जो विषय है उसके अध्ययन में आसानी होती है, ठीक है। तो इसकी प्रक्रिया भी हमारी वैसी होगी जैसे हमने इकाई योजना में की थी। सबसे पहले हम विषय का चयन करेंगे कि हमारा विषय कौन सा होगा, उसके बाद लक्ष्य क्या होगा इसको पढ़ाने का, इसका उद्देश्य क्या है हमारा, कि अगर ये चैप्टर हम बच्चे को कराएंगे तो उसको इस साहित्य का ज्ञान हो जाएगा, ठीक है, उसके अंदर ये जो है कौशल निर्मित होगा। फिर कौन कौन सी गतिविधियाँ हमें बच्चों को करानी है, ठीक है, किसी खेल के माध्यम से बच्चे को सिखा सकते हैं तो वो हमें यहाँ पर लिखनी है। फिर शिक्षण सामग्री, अगर हमें कोई शिक्षण सामग्री की यहाँ पर आवश्यकता है, ठीक है, तो उसका हमें चयन करना है, उसको लिखना है। फिर अंत में हमें मूल्यांकन करना है, राइट, कि हमने अपने तरीके से जो है बच्चों को पढ़ा दिया है, अब उसका मूल्यांकन करना है कि बच्चे को कितना समझ में आया है, राइट। तो फिर हम मूल्यांकन की यहाँ पर योजना बनाते हैं कि जो ये हमने चैप्टर पढ़ा है तो इसका मूल्यांकन हम कैसे करेंगे, ठीक है। MCQ देंगे उसको, थोड़े निबंध जैसे क्वेश्चन देंगे या शॉर्ट आंसर टाइप क्वेश्चन देंगे। फिर पाठ्य योजना के चरण कौन कौन से हैं और उनका क्रियान्वयन कैसे है, राइट। तो कौन कौन से चरण है, सबसे पहला हमारा लक्ष्य निर्धारण है। तो शिक्षकों को प्रारंभ में अपने शैक्षिक उद्देश्यों का स्पष्टीकरण करना होता है। उन्हें यह निर्धारित करने की आवश्यकता होती है कि वे छात्रों को क्या सिखाना चाहते हैं और उनके पाठ्यक्रम से क्या उपलब्ध कराना चाहते हैं। ये लक्ष्य छात्रों को उत्तराधिकारिता, ज्ञान की प्राप्ति और उनके जो कौशल है उसको विकास करने के जो है शामिल हो सकते हैं, राइट, कि उनके अंदर किस कौशल का यहाँ पर विकास होगा, तो ऐसा हमारा लक्ष्य हो सकता है। फिर हम पाठ्यक्रम का चयन करेंगे, तो शिक्षक को अपने लक्ष्य और उद्देश्यों के आधार पर पाठ्यक्रम का चयन करना होता है और विभिन्न विषयों और विद्यालय स्तरों के लिए उपयुक्त पाठ्यक्रम को चुन सकते हैं, जैसे कि कक्षा की गुणवत्ता, छात्रों की उम्र क्या है उसके अकॉर्डिंग हम पढ़ा सकते हैं और पाठ्यक्रम के लक्ष्य के अनुसार जो हम बच्चों को पढ़ा सकते हैं। फिर क्या क्या गतिविधि हमें उसमें करानी, तो हमें उसकी योजना बनानी होती है। तो इस चरण में शिक्षक विभिन्न गतिविधियों की योजना बनाते हैं जो छात्रों को अपने उद्देश्यों तक पहुंचाने में मदद करती है। गतिविधियों में संवाद, उपयोग, प्रायोगिक कार्य, समूह उपक्रम और निरीक्षण यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। ये गतिविधियाँ छात्रों को शैक्षिक अनुभवों को बढ़ाने में यहाँ पर महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है, राइट। कि कोई ऐसी हमने बच्चे से गतिविधि करा दी कि उसको वो चीज़ जो है याद रहेगी आसानी से। फिर जो शिक्षण सामग्री है उसका हम चयन करते हैं। तो इस चरण में शिक्षक जो है अपने पाठ्यक्रम के लिए उपयुक्त शिक्षण सामग्री का चयन करते हैं। यह सामग्री जो है पाठ्य पुस्तकें, कोई वेबसाइट, कोई ऑडियो वीडियो सामग्री हमें यूज़ करनी है, कोई लैब किट हमें लेनी है या जो भी संसाधन है तो उसको हमें शामिल करना होता है। यह सामग्री छात्रों को उनके लक्ष्यों के प्रति जो है प्राप्ति में सहायक होती है। फिर हमें अंत में मूल्यांकन करना होता है। तो अंत में शिक्षक अपने पाठ्यक्रम की प्रगति को मापने और मूल्यांकन करने के लिए एक मूल्यांकन की योजना बनाते हैं। यह उन्हें छात्रों की प्रगति को ध्यान में रखने और अपनी शिक्षा की गुणवत्ता को संदर्भित करने की सुविधा प्राप्त जो है प्रदान करता है, राइट। कि बच्चों की प्रगति कितनी है उसका हमें पता चल जाता है और साथ ही साथ शिक्षा की गुणवत्ता कैसे थी, कि हमने अच्छे तरीके से पढ़ाया या नहीं पढ़ाया, तो वो हमें मूल्यांकन से पता चल जाता है। फिर हमारा है हिंदी शिक्षण के ज्ञानात्मक, बोधात्मक, कौशलात्मक और जो रुचिगत उद्देश्य हैं, ठीक है, तो उनका निर्धारण। तो सबसे पहले हम देख लेते हैं कि ज्ञानात्मक उद्देश्य है तो उनका निर्धारण कैसे होता है। तो इसमें छात्रों को हिंदी भाषा के विभिन्न पहलुओं पर ज्ञान प्रदान किया जाता है। इसमें हिंदी व्याकरण, शब्दावली और वाक्य संरचना के नियमों का अध्ययन शामिल होता है। साथ ही हिंदी साहित्य और संस्कृति के भी महत्वपूर्ण कारकों की जानकारी भी यहाँ पर प्रदान की जाती है। फिर हमारे आते हैं बौद्धात्मक उद्देश्य। तो बौद्धात्मक उद्देश्य छात्रों को बोध की जो है बुद्धि है जो, ठीक है, उसको विकसित करता है। यह छात्रों को हिंदी भाषा के माध्यम से सोचने, समझने और विचार करने के कौशल को सिखाता है, राइट। और अगर हम कोई भी भाषा सीखते हैं तो उसमें हमारे जो है बौद्धिक क्षमता का विकास होता है। इसके अंतर्गत वे अपने विचारों को सही ढंग से प्रकट करने और अपने विचारों को अन्यों के साथ साझा करने का कौशल भी जो है विकसित कर लेते हैं। फिर हमारे अंदर आता है कौशलात्मक उद्देश्य। तो कौशलात्मक उद्देश्य हिंदी भाषा के प्रयोग में छात्रों के कौशल को बढ़ाना, राइट, कि वो उनको बिल्कुल अच्छे तरीके से जो है यूज़ कर सके हिंदी भाषा को, या उन्हें हिंदी में सही व्याकरण, शब्दावली और पाठ्यक्रम के अनुसार सामग्री को समझने और कैसे उसका उपयोग करना ये समझने में मदद करता है। फिर हमारे आते हैं रुचिगत उद्देश्य। तो
रुचिगत उद्देश्य हिंदी भाषा की प्राप्ति में जो है हिंदी भाषा के प्रति छात्रों की रुचि को विकसित करते हैं। ठीक है, इसके अंतर्गत वे हिंदी साहित्य के विभिन्न आयामों से परिचित होते हैं और हिंदी में कविताएं, कहानियां, नाटक और जो अन्य साहित्यिक संरचनाएं हैं उनका आनंद लेते हैं, उनके अंदर रुचि उनकी उत्पन्न होती है। देन नेक्स्ट है हमारा विशिष्ट उद्देश्यों का व्यवहारिक शब्दावली में लेखन करना है। तो सबसे पहले हमें उद्देश्य का स्पष्टीकरण करना है कि भाई हमारा उद्देश्य क्या है, और उसके ध्यान में रखते हुए हमें जो है लेखन के लक्ष्य और उसके उद्देश्य को यहाँ पर समझने की आवश्यकता होगी। फिर हमें उदाहरणों का यहाँ पर चयन करना है कि क्या क्या उदाहरण हम यहाँ पर यूज़ करेंगे, और उचित संग्रह का चयन करेंगे। ठीक है, कि कौन से उदाहरण हम कैसे यहाँ पर बच्चों को देंगे, उचित संग्रह का उसके लिए हमें चयन करना है। और संग्रह स्पष्ट, संवेदनशील और सामग्री से भरपूर होना चाहिए ताकि बच्चों को अच्छे तरीके से समझ में आ सके। फिर है व्यवहारिक भाषावली का चयन। तो उदाहरणों को प्रस्तुत करने के लिए हमें संवेदनशील और समर्पित भाषावली का चयन करना है। यह भाषावली स्पष्ट, सरल और सुगम होनी चाहिए ताकि छात्रों को अच्छी तरह से समझा जा सके। फिर हमें पाठ योजना करनी है। तो उदाहरणों को प्राप्त करने और उदाहरणों को प्रस्तुत करने के लिए एक स्पष्ट पाठ योजना हमें तैयार करनी है। इसमें प्रत्येक कार्यक्रम का हमें विवरण, संदेश और उदाहरण जो हमें कैसे देने हैं तो उसका संग्रह यहाँ पर होना चाहिए, राइट, कि कैसे हम उसका विवरण देंगे, क्या उसका संदेश है और क्या क्या हमें उदाहरण उसमें यूज़ करने हैं। फिर हमारे प्रयास और सहयोग। तो छात्रों को उदाहरणों के साथ लिखने के लिए प्रेरित करें, उन्हें प्राथमिक अभ्यास और प्रतिक्रिया प्रदान करें ताकि वे अपने कौशल में सुधार कर सके। और अंत में फिर हमें मूल्यांकन करना है। तो छात्रों के लेखन का मूल्यांकन करें कि उन्हें सही और गलत जो चीज़ें हैं तो वो लिखी हैं तो उन्हें उसकी प्रतिक्रिया हमें देनी है और अधिक उनके लेखन कौशल में सुधार करने के लिए उनको प्रेरित करना है। देन जो पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम है उनका परिचय और अभ्यास। तो पाठ योजना के संरचनात्मक उपागम का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। इसमें पाठ के महत्व, लक्ष्य, उद्देश्य और विषय के संदर्भ में दिया जाता है। उपागम का उद्देश्य पाठ की मुख्य धारा को स्थापित करना है और छात्रों को विषय के महत्व और आवश्यकता को समझाना है। फिर संरचना हमें तैयार करनी है। तो उपागम को संरचित ढंग से तैयार करें। इसमें प्रयोजन, विषय और उद्देश्य के बारे में संक्षेप में जानकारी जो है शामिल होनी चाहिए। फिर उस उद्देश्य का स्पष्टीकरण हमें करना है। तो उपागम में प्राथमिक उद्देश्य को स्पष्ट करें, छात्र को यह बताएं कि पाठ का मुख्य उद्देश्य क्या है और वो इसे क्या सीखेंगे। फिर जो आधारभूत ज्ञान का संदर्भ है, तो छात्रों को पाठ के संदर्भ में जो भी आवश्यक ज्ञान है वो हमें प्रदान करना है। यह संदर्भ किसी भी पूर्व ज्ञान, तथ्य या सामाजिक परिस्थिति को समझाता है जो कि पाठ के लिए महत्वपूर्ण है, राइट, कि पाठ पढ़ाने से पहले जब बच्चों के क्या क्या पता होना चाहिए तो वो हमें यहाँ पर बताना है। फिर शैली और तकनीक। तो यहाँ आपको उपागम की शैली और तकनीक का निर्धारण करने होता है जिसमें पाठ का विश्लेषण, प्रदर्शन और संगठन शामिल होता है। फिर जो संबंधित संसाधन है हमें उनका उपयोग करना होता है। तो उपागम में छात्र को उपयुक्त संसाधनों का उपयोग करने के लिए प्रेरित करें और इसमें पाठ्य पुस्तकें, लेख, वेबसाइट और अन्य जो संसाधन है वो हम शामिल कर सकते हैं। फिर हमें अभ्यास कराना है। तो उपागम का प्रदर्शित करने से पहले छात्रों को उसे अभ्यास करने का समय दें। इसके माध्यम से वे पाठ के विषय को समझ सकते हैं और उस पर सोच सकते हैं। उस पर फिर हमें पुनरावलोकन करना है। तो अंत में उपागम का पुनरावलोकन करें और संशोधित करें। ठीक है, कोई अगर हमें चेंज करना है तो उसको संशोधित करना है या अनुकूलित करना है। तो हमारी यूनिट कंप्लीट हो गई है। और अगर आपको ऐसी ही वीडियोस देखने हैं, वीडियो लेक्चर, तो आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हो और आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप को भी ज्वाइन कर सकते हो। इसका लिंक जो है आपको कमेंट बॉक्स में भी दे देंगे ताकि आपको PDF फाइल्स या जो लेटेस्ट नोटिफिकेशन है मिलती रहे। तो मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।